हेलो स्टूडेंट्स, आज के पाठ में हम विराम चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं। तो विराम चिन्हों का सही मायने में क्या प्रयोग किया जाता है, यह प्रश्न आप लोगों के सामने उपस्थित ज़रूर होगा। तो पहला शब्द है विराम, है ना। ये जो शब्द है विराम, है ना। तो इस शब्द का मूलतः अर्थ ही है रुकना। विराम यानी क्या? रुकना या फिर विश्राम लेना, किंतु विश्राम से भी अधिक सहज हिंदी में कहा जाए तो रुकना, ठीक है। तो बोलचाल में अक्सर हम किसी शब्द के समय या वाक्यांश पर थोड़ा सा बल देते हैं। जैसे कि अभी मैं आपके साथ बोल रही हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कहीं मैं रुक रही हूँ, कहीं किसी शब्द के ऊपर बल दे रही हूँ, है ना। तो उस समय जब बल देते हैं तो उस समय थोड़ा रुकना पड़ता है। तो भाषा में यह बहुत अनिवार्य हो जाता है कि जब भी हम किसी और के साथ बातचीत करते हैं या फिर किताब पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं, तो इन तमाम चीज़ों में हमें विराम चिन्हों का सही मायने में सही तरीके से प्रयोग करना आना ही चाहिए। अन्यथा हम भाषा के साथ न्याय नहीं करते हैं। भाषा सीखने में विराम चिन्ह पढ़ने का अपना एक महज महत्व है। तो हमें इसीलिए सही तरीके से विराम चिन्हों के बारे में जानकारी व्याकरण के ज़रिए मिलती है। कई दफ़े मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, बातें करते समय, बोलते समय, पढ़ते समय वे विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस वजह से भाषा का आशय सही मायने में स्पष्ट नहीं होने पाता है, और यही वजह है कि हमें विराम चिन्ह सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी बात स्पष्ट होकर दूसरे व्यक्ति के समझ में आए। आई बात ध्यान में। तो जब भी हम लिखते हैं तो उस समय यह तो जाहिर है कि विराम चिन्हों का प्रयोग करना ही करना है, किंतु आपको शायद ये पता नहीं होगा कि बोलते समय भी इनका प्रयोग करना बेहद ज़रूरी होता है। तो लिखते समय भी रुकने की इस प्रक्रिया को कई चिन्हों द्वारा हमें वहाँ पर प्रयोग में कई चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है लिखते समय विशेष तौर पे। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर ज़रूर वाक्य लूँगी। तो जैसे पहला वाक्य है, बैठो मत जाओ। देखो मैंने बोलते समय भी कैसे, पढ़ते समय और बोलते समय मैंने कैसे कहा, बैठो मत जाओ। तो यहाँ पर दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। बैठो के बाद अल्प विराम और मत जाओ के बाद पूर्ण विराम। विशेष बात हिंदी को लेकर यह है यहाँ पर, जो कि आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखना है, कि हिंदी में पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। हमें कभी भी नहीं भूलना है। हिंदी की जो अलगता है विराम चिन्हों को लेकर, वह क्या है? पूर्ण विराम, जिसे कि प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अल्प विराम तो मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में एक जैसा ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो अर्थ की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग ज़रूर किया जाना चाहिए, होता है। तो अभी हम परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। जब विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी परिभाषा तो ज़रूर पता होनी चाहिए व्याकरण दृष्टिकोण से। तो बोलते, पढ़ते और लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा ही है, परिभाषा में भी आया कि बोलते समय भी इसका प्रयोग करना है, पढ़ते समय भी प्रयोग करना है और लिखते समय। कई बार आपको ऐसा नज़र आता है, कुछ लोग बोलते हैं तो बोलते समय विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते। जो एक बार बोलना शुरू कर देते हैं तो बोलना खत्म होने के बाद ही रुकते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। हर वाक्य के अंत में हमें रुकना ही है। तो इसीलिए बोलते, पढ़ते और लिखते समय क्या करना है? भाव, भाषा में हम हमारे भावों को स्पष्ट करते हैं, तो भावों को स्पष्ट करने के लिए रुकने की प्रक्रिया को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर विराम चिन्हों के जो प्रकार है, पहला जो प्रकार है वह है पूर्ण विराम, है ना। तो पूर्ण विराम देखो, मैंने जैसे अभी कहा कि पूर्ण विराम का चिन्ह हिंदी भाषा में अलग तरीके से दिया जाता है ना, खड़ी पाई के तौर पे। फिर अगला जो है वो है अर्ध विराम। तो देखो अर्ध विराम,
इस प्रकार से दिया जाता है। और अल्प विराम देखो, अल्प विराम देने का तरीका, तो हिंदी में इसे, जैसे कि अंग्रेजी में आप कॉमा कहते हो, बराबर है, तो हिंदी में इसे अल्प विराम कहते हैं। उस आगे जो है अर्ध विराम, तो अर्ध विराम इस प्रकार से देते हैं, प्रश्न सूचक, है ना। प्रश्न सूचक चिन्ह कैसा होता है, ऐसे होता है। फिर विस्मय सूचक, विस्मय सूचक चिन्ह देखो ऐसा। फिर निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह देखो ऐसा। विवरण चिन्ह देख लो, ऐसे होता है। अभी इन चिन्हों के प्रयोग तो हम कई दफ़े करते हैं, किंतु चिन्हों का प्रयोग करते हैं, किंतु चिन्हों के नाम कई दफ़े हमें पता नहीं होते, मालूम नहीं होते हैं कई बार, तो वो नाम भी हमें पता होने ज़रूरी है। तो ये है विवरण चिन्ह, ठीक है। और ये जो है योजक। अब योजक चिन्ह जब पढ़ाऊँगी तब ज़रूर बताऊँगी, अब बस इतना ही, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, है ना, अलग अलग, है ना, कुछ कुछ शब्द जो होते हैं अलग अलग, तो कुछ शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग हमें करना पड़ता है। दूसरा जो होता है यह है उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह देखो, तो उद्धरण चिन्ह में किसी के जो संवाद होते हैं, संवाद लिखते वक्त या किसी विशेष चीज़ का नाम लिखना है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और हंस पद, तो इन सारे चिन्हों के बारे में हम अब जानकारी विस्तृत तौर पर लेंगे। तो प्रयोग की दृष्टि से विराम चिन्हों को हमने दो भाग में बांटा है। तो कुछ विराम चिन्ह जो होते हैं वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। और कुछ विराम चिन्ह होते हैं जो वाक्य के बीच बीच में प्रयोग करना पड़ता है, जैसे अर्ध विराम या अल्प विराम, है ना, विस्मय सूचक चिन्ह। तो इनका जो प्रयोग होता है वो बीच बीच में करना पड़ता है। तो वाक्य के अंत में जो प्रयुक्त किया जाता है विशेष तौर पे, वह सबको पता है। एक आमतौर पे हर किसी को पता ही होता है, वो विराम चिन्ह क्या होता है, पूर्ण विराम, है ना। तो पूर्ण विराम जो है उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो प्रश्न सूचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पुनः मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये पूर्ण विराम, ये इस प्रकार से पूर्ण विराम होता है। तो कब, जब इसका प्रयोग कब नहीं होता है, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई प्रश्न किया है, हमने कोई प्रश्न किया तो हमें प्रश्नार्थक प्रश्न सूचक चिन्ह ही देना पड़ेगा, वहाँ पे हम पूर्ण विराम नहीं दे सकते, वह एक्सेप्शन है। आई बात ध्यान में। तो जब भी प्रश्न सूचक शब्द वाक्य जब भी होगा तो हम इस पूर्ण विराम का प्रयोग कदापि नहीं कर सकते। और दूसरा होता है विस्मयादि बोधक, तो जिसमें विस्मय प्रकट होता है वो विस्मयादि बोधक वाक्य होता है ना, तो उसके अंत में भी हम इस पूर्ण विराम का प्रयोग कतई नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न सूचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं या फिर किया जाता है। तो अभी यहाँ पर देखो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखना बेहद ज़रूरी है, हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, है ना। तो जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें कैसे पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है। किंतु यहाँ पे ये तो हो गया सुझाव, है ना, किंतु हम विराम चिन्ह पढ़ रहे, तो यहाँ पर हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। वाक्य का जब अंत हो रहा है तो हमने किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, पूर्ण विराम। आई बात ध्यान में। यदि हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो हमें पूरी लगन से पढ़ाई करनी चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पर भी वाक्य पूर्ण हो रहा है और इसीलिए हमने इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। और जब भी ये विराम चिन्ह आता है, जब भी पूर्ण विराम होता है ना, हमने ये वाक्य पढ़ा, अब मैं दो वाक्य पढ़ती हूँ और किस प्रकार से मैं वाक्य के अंत में रुकती हूँ, इसे भी गौर करना है। हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। यदि हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो हमें पूरी लगन से पढ़ाई करनी चाहिए। समझ में आ गया मैंने किस प्रकार से विराम चिन्ह के साथ विराम भी दिया है ना, पढ़ते समय विराम भी दिया है। कितने देर के लिए मैं रुकी हूँ इस पर भी आप लोगों ने गौर किया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक जो चिन्ह होता है इसके बारे में हम विशेष जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न सूचक चिन्ह देखो, ये जो है ये चिन्ह है ना, इससे तो हम बहुत फैमिलियर हैं, बहुत मित्रता है, क्योंकि जब भी
किसी भी विषय का पर्चा हमारे सामने आता है, जैसे कि अंग्रेजी में क्वेश्चन पेपर कहता है, तो हर प्रश्न पत्र में प्रश्न सूचक चिन्ह बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में होते हैं। तो इससे हम भलीभांति परिचित है। पूर्ण विराम की तरह ही प्रश्न सूचक चिन्ह। तो जब भी अब ये प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाना चाहिए ये हम जानेंगे। तो जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, समझ में आ गया? तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो, प्रश्न किए गए हैं, तो अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह ही आएगा, अर्थात ये चिन्ह आएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे वाक्यों के अंत में हमें प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करना है। अब किताब में जो उदाहरण के तौर पे दिया है, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ, एक बात कहूँ, है ना प्रश्न, इसीलिए यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह आया है। अगला जो है वाक्य, मैं आप पर विश्वास कैसे करूँ, है ना, कैसे करूँ, तो यहाँ पर क्या आया है, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो अब आगे जो है वह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे होता है ये भी देख लो, है ना। तो विस्मयादि बोधक को आपकी मराठी भाषा में क्या बोलते हैं, उद्गारवाचक, है ना। तो हिंदी में एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, बराबर है। किंतु हिंदी में इसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये इस प्रकार से प्रयोग में होता है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह में क्या होता है कि ऐसे शब्द या वाक्य जिसके पश्चात विस्मय प्रकट होता है, ठीक है ना। तो कैसे, बाप रे, है ना। तो बाप रे बोले तो एकदम भय, सामने सांप दिख गया तो बाप रे बोले तो एकदम उसमें एक विस्मय प्रकट हो रहा है उस शब्द में। तो फिर उसके बाद में हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो जिन शब्दों से दुख, हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य या फिर विस्मय प्रकट होता है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि इन विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा बाप रे, शाबाश, है ना। कुछ विस्मय प्रकट करना है तो वाह, क्या खूब, है ना। ऐसे शब्द अगर हम लिखते हैं तो फिर हमें विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करना है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो वाक्य के अंत में या शब्द के बाद भी हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब देखो, हम केवल अभी विस्मय सूचक है तो केवल एक ही का करेंगे ऐसे नहीं है। तो हमें जानना है कि वाक्य का अंत हो रहा है तो पूर्ण विराम, है ना। विस्मय सूचक है तो फिर कौन सा, विस्मय सूचक। तब देखो हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे, अरे यह क्या हो गया, बराबर है। तो अरे, इसमें क्या प्रकट हो रहा है, दुख प्रकट हो रहा है, अरे। फिर उसके बाद यह क्या हो गया, ये प्रश्न है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह। अब अगला जो है, अरे मोहन तुम यहाँ कैसे, है ना। तो अरे मोहन, तो अरे मोहन के बाद हमें क्या करना है, अल्प विराम देना है। तो अल्प विराम कब देंगे, हम अगले पड़ाव में देखेंगे ही। तुम यहाँ कैसे बोले तो, है ना, यहाँ पे क्या प्रकट हो रहा है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, विस्मय सूचक चिन्ह। आपकी यात्रा सफल हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, शुभकामना दी जा रही है। तो फिर यहाँ पर भी कौन सा चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। आहा, आनंद प्रकट हो रहा है, आहा, वाह, ऐसे शब्द आनंद प्रकट करते हैं। आहा, कितना सुंदर फूल है, बराबर। तो जहाँ विस्मय प्रकट हो रहा है वही हम उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, पूरे वाक्य में करेंगे क्या, नहीं। तो यहाँ आहा में प्रकट हो रहा है, तो आहा के बाद ही विस्मय सूचक चिन्ह और बाद में कितना सुंदर फूल है, वाक्य खत्म हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, हम पूर्ण विराम देंगे। अब इसके पश्चात पूर्ण विराम के बाद अक्सर हमें शब्द वाक्य में जो चिन्ह देखने को मिलता है वो होता है अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम जो होता है वो इस प्रकार से दिखता है। तो वाक्य में आए एक ही प्रकार के पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए, यहाँ पे देखो क्या करने के लिए, एक ही वाक्य में कभी क्या आता है, क्या क्या आते हैं, पद आते हैं या फिर पदबंध आते हैं या फिर उपवाक्य। तो इनको अलग अलग अगर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, और या से पूर्व, देखो, और या फिर या से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ता है। अभी देखो, एक ही वाक्य में कई लोगों के नाम आते हैं, है ना, राम, सीता, गीता, मीता, नीता, इतने लोग आ गए। तो ऐसे भी होता है ना, कुछ लोग सीधे लिख देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, राम, सीता, गीता, मीता, नीता ने खाना खाया, है ना। सही नहीं लगा होगा आप लोगों को, किंतु अगर मैं ऐसे कहूँगी तो राम,
सीता, गीता, मीता ने खाना खाया। तो इनको अलग अलग करना है, अलग अलग करना है तो मुझे अल्प विराम तो डालना ही पड़ेगा, है ना। आज मैंने कईयों प्रकार की मिठाइयाँ खाई, गुलाब जाम, रसगुल्ला, लड्डू, है ना। तो अभी इतने प्रकार खाए तो हर किसी के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्प विराम तो देना ही पड़ेगा। आई बात ध्यान में। तो अब देखो हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने बताया है पद, है ना, पद और पदबंध, ये दो चीज़ें बोली तो पद देखते हैं। लता, रामेश्वर, सीता और घनश्याम। तो और घनश्याम आया तो वहाँ पे हमने अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वहाँ और जो है वो क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय का काम करता है, और ने जोड़ने का काम किया सीता और घनश्याम को, तो वहाँ पे हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कहाँ कहाँ प्रयोग किया है अल्प विराम का, लता, रामेश्वर, सीता, इनके दरमियान मैंने विराम, कौन सा विराम चिन्ह यहाँ किताब में प्रयोग किया गया है, देखो अल्प विराम यहाँ पर, है ना। और के बाद इसलिए नहीं क्योंकि वह समुच्चय बोधक का काम कर रहा है। पिकनिक में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे के बाद यहाँ पर वाक्य क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, बराबर है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। अब आगे जो है, राकेश की बहन, छोटा भाई और रजत एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। यहाँ पर पदबंध है ना, शब्दों का एक समुच्चय है। राकेश की बहन, फिर छोटा भाई, तो इसीलिए फिर क्या किया है, राकेश की बहन के बाद यहाँ पर इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना, छोटा भाई। और जो है समुच्चय बोधक अव्यय, इसलिए यहाँ लगाने की जरूरत नहीं। और फिर अंत में क्या, पूर्ण विराम दिया गया है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे अर्ध विराम। कईयों बार अल्प विराम तो हम जान लेते हैं कि कहाँ प्रयोग करना है, किंतु अर्ध विराम का उचित प्रयोग कहाँ करें, इसे लेकर कई छात्रों में कन्फ्यूजन होता है। तो वह दूर करने के हेतु अब हम अर्धविराम का सही प्रयोग कहाँ करना चाहिए, उचित प्रयोग, ये हम जानेंगे। तो ये जो अर्धविराम होता है, तो ये देखो अर्धविराम इस प्रकार से लिखा जाता है। तो वाक्य में जहाँ अल्प विराम से अधिक देर रुकना होता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। पुनः दोहराती हूँ मैं, अल्प विराम से अधिक देर के लिए हमें रुकना पड़ता है, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक, तो वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग करना है। नाम में ही आ गया अर्ध विराम, है ना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे, जब मुझे पैसे मिलेंगे आपको लौटा दूंगा, बराबर है, जब मुझे पैसे मिलेंगे आपको लौटा देंगे। तो यहाँ पर देखो एक वाक्य है, एक वाक्य में दो वाक्य आए हुए, पैसे मिलेंगे तक और दूसरा वाक्य आपको लौटा दूंगा। तो यहाँ पर बीच में हम अल्प विराम से अधिक ज़्यादा देर तक क्या करने वाले हैं, यहाँ पर रुकने वाले हैं ना, जब मुझे पैसे मिलेंगे आपको लौटा दूंगा, और इसीलिए हमें यहाँ पे कौन सा प्रयोग करेंगे, अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। अब गति ही जीवन है, जड़ता मृत्यु, तो यहाँ पर फिर हमने कौन से चिन्ह का प्रयोग किया है, अर्धविराम का, और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का। अब आगे जो है वह है निर्देशक चिन्ह। अक्सर हम कुछ भी किताब वगैरह पढ़ते तो हमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया दिखाई पड़ता है, हम देखते हैं, किंतु उसका सही मायने में क्यों उपयोग हुआ है ये हम नहीं जानते। तो चलो निर्देशक के बारे में देखते हैं। इसका प्रयोग किसी उद्धरण या कथन से पहले होता है, ठीक है। तो जब भी कोई कथन करता है तो कथन से पहले इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सीता ने कहा, राम ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, आई वचन में, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम, निर्देशक, यानी उसने कहा ये लिखने के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, और उसने जो कहा उसे हम दूसरे चिन्ह में लिखेंगे। तो गीता ने कहा, देखो गीता ने कहा, देखो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है, मैं आज कुछ उदास हूँ, बराबर है। तो अक्सर तुम देखो जब नाटक, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में जब नाटक पढ़ते हो तो नाटक में तुम्हें ये चिन्ह बार बार देखने को मिलता है ना। तो इसका मतलब क्या है, निर्देश किया जाता है कि उसने क्या किया, ये निर्देश करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया है, आज मैं कुछ उदास हूँ। आगे जो है वो क्या है, तुमने राजेश ने कुछ कहा है। तो अगर हमें भी नाटक लिखना है, अब इन विराम चिन्ह का प्रयोग, अगर हम भी लेखक हैं, हम भी नाटक लिखते हैं, तो हमें फिर पता होना चाहिए कि फिर संवाद में कहाँ कैसे चिन्हों का प्रयोग करना है, नाटक या फिर कहानी लेखन करते हैं, निबंध लेखन करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें
उचित ज्ञान होना चाहिए, वर्तनी की गलतियाँ ना हो, ये तो बहुत ज़रूरी है। वैसे ही विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते आना भी ज़रूरी है। तो राजेश, तुमने यह नई पुस्तक कब खरीदी? बराबर है। तो राजेश को प्रश्न पूछा गया है कि राजेश को निर्देश किया गया है, राजेश तुमने यह नई पुस्तक कब खरीदी? प्रश्न किया गया है। तो प्रश्न किया गया है, इसीलिए फिर क्या यहाँ पर अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब आगे जो है वह है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह जो होता है, विवरण, आगे किसी भी चीज़ का विवरण दिया जाता है, खास तौर पे तुम दीर्घोत्तरी उत्तर लिखते हो तो दीर्घोत्तरी उत्तर लिखने के बाद पहले पॉइंट लिखते हो और उसके बाद उसका विवरण लिखते हो, तो उस वक्त इस चिन्ह का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी होता है। तो विवरण चिन्ह जो होता है कब प्रयोग किया जाता है? जब किसी बात का उदाहरण या विवरण अगली आने वाली पंक्तियों में जब हमें देना हो, तब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि विद्यार्थी के 5 लक्षण है। अब 5 लक्षण आगे हम बताएंगे क्या क्या 5 लक्षण है। तो फिर चलो, तो 5 लक्षण बताएंगे कि विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन करता है, विद्यार्थी पाठशाला में नियमित समय पर जाता है ना। तो ये सारे जो लक्षण हैं, अगर ये बताना है तो हम क्या करेंगे, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं और उसके बाद 1 नंबर डालेंगे। विद्यार्थी का पहला लक्षण है ना, वह रोज़ सुबह उठता है, समय पर स्कूल जाता है, 2 नंबर। लेकिन ये सारी चीज़ें का विवरण देने के लिए हमने किस चिन्ह का प्रयोग करना है? विवरण चिन्ह का प्रयोग करना है। अभी आगे जो है वह है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह जो होता है, चलो, तो योजक चिन्ह जो होता है, ये देखो योजक चिन्ह इस प्रकार से, तो इसे अक्सर एक सादी भाषा में कहा जाए तो जोड़ने के लिए, ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो समानार्थी या विपरीतार्थ युग्मों, कुछ शब्द होते हैं ना जो समानार्थी होते हैं, जैसे अलग अलग, बार बार, छोटे छोटे, है ना, ये समानार्थी शब्द हैं। और कुछ विपरीतार्थक शब्द होते हैं। विपरीतार्थक शब्द उदाहरण के तौर पे अच्छे बुरे, है ना, अच्छे बुरे, फिर छोटे बड़े, ये विपरीतार्थक है। तो ऐसे दो, एक या तो फिर समानार्थी या फिर विपरीतार्थक जो शब्द, उनको जोड़ने के लिए हम इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ पर भी आपकी किताब में दिया है रात दिन। अभी ये कैसे है, रात और दिन विपरीतार्थक है, लेकिन इनको जोड़ने के लिए हमने कौन सा शब्द का प्रयोग किया? योजक का। हार जीत विपरीतार्थक है, भूख प्यास विपरीतार्थक, अच्छा बुरा, जैसा तैसा, लाल पीला, ये सारे विपरीतार्थक हैं। किंतु सारे ही विपरीतार्थक होते हैं ऐसा नहीं है, कुछ मैंने जैसे बताया है ना, छोटे छोटे, बड़े बड़े, ऐसे समान अर्थ वाले भी शब्द हैं। जोड़ना है तो हमें इन योजक चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। ये देखो, उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, दोनों का अलग अलग जगह में प्रयोग करना पड़ता है। वो कैसा? किसी कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है ना, ये इकहरा है, ये जो है इकहरा, और ये जो है दोहरा। तो जैसे कि राम ने सीता से कहा इस कुटिया को छोड़ना नहीं है, तो राम ने सीता से कहा, जो कहा है वो जो संवाद है, जो भी राम ने सीता से कहा वो संवाद है, वो संवाद लिखने के लिए, संवाद को बताने के लिए हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो वो किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ पर हम उदाहरण में देखेंगे। महात्मा गांधी ने कहा, बराबर है, महात्मा गांधी ने कहा के बाद हमने क्या दिया यहाँ पे? अल्प विराम, ठीक है, और अल्प विराम के बाद फिर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब यहाँ पर भी देखो, अंग्रेजों, है ना, उन्हें ललकार है अंग्रेजों, उसके बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया और आगे भारत छोड़ो, ठीक है, और फिर पूर्ण विराम। और ये जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है वह पूर्ण किया गया है, इसे छोड़ना नहीं है। पूर्ण विराम देने के बाद उद्धरण चिन्ह को भी पूर्ण करना है। तो इस प्रकार से दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। किंतु अब इकहरे का प्रयोग कब होता है, ये भी प्रश्न उपस्थित होता है। तो इकहरा कब? किसी लेखक के उपनाम, कविता का शीर्षक या फिर लेख का शीर्षक, पुस्तक के शीर्षक को उद्धृत करने के लिए हम फिर इस इकहरे दो अवतरण चिन्ह का प्रयोग या फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। तो फणीश्वर नाथ, अब फणीश्वर नाथ जी लेखक है, वो किस नाम से लिखते हैं? रेणु। तो फणीश्वर नाथ फिर रेणु नाम से लिखते हैं, तो उसे देखो इकहरे उद्धरण चिन्ह में उन्होंने लिखा है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कृत अभिनंदन। तो अभिनंदन यह जो शब्द है उन्होंने क्या किया है? इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा हुआ है। अब अंत में आता है हंस पद। इसका प्रयोग भी कईयों बार हमें लिखते समय करना पड़ता है। ये देखो, ये हंस पद है।
तो वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है, अक्सर हमारे साथ भी होता है, कोई शब्द छूट जाता है, परीक्षा का जो उत्तर परीक्षा में जो पर्चा छुड़ाते हैं तो उत्तर पत्रिका में भी कई बाद में पता चलता है कि ये शब्द छूट गया, तो फिर हम ऐसा हंस पद देकर जो शब्द छूट गए हैं उसको हम लिख सकते हैं इस नियम के मुताबिक, ठीक है। तो उसे ही इसलिए हंस पद के साथ उसी चिन्ह को त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने लिख दिया आज हम प्रसन्न हैं, फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, वहाँ पे सब होना ज़रूरी था, तो फिर नीचे ऐसा हंस पद देकर फिर बीच में मैं सब लिख सकती हूँ। तो इस प्रकार से इन सभी ही विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मैं इतना ही कहूँगी कि उचित विराम चिन्ह का उचित जगह उचित समय प्रयोग करते आना ज़रूरी है, कुशलता के साथ करते आना ज़रूरी है। व्याकरण में ये एक अत्यंत मतलब विराम चिन्ह एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, तो इसे हमें भलीभांति समझना, जानना और सीखना ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं इस विराम चिन्ह इस पाठ की समाप्ति करती हूँ और आप सभी से विदा लेती हूँ।